नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे, बिहार चुनाव पर निर्वाचन आयोग और पर्यवेक्षकों की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ सीईसी ज्ञानेश कुमार की बैठक खत्म हो चुकी है। इसी ने निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश भी दिया। सभी दल प्रत्याशी वोटर्स के लिए उपलब्ध रहे, मिली शिकायतों का जल्द करें निवारण। ये देखिए, ये जो निर्देश दिए गए हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्यवेक्षक मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें। बैठक में कुल 425 अधिकारी शामिल हुए थे। हालांकि ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। पर्यवेक्षकों के साथ ये मीटिंग चल रही थी। निर्वाचन आयोग और पर्यवेक्षकों की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ सीईसी ज्ञानेश कुमार की बैठक खत्म हो गई। इसी ने निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सभी दल प्रत्याशी वोटर्स के लिए उपलब्ध रहे, मिली शिकायतों का जल्द निवारण हो। पर्यवेक्षकों का मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए आदेश भी जारी किया गया। और वहीं बिहार बीजेपी की चुनाव समिति की पहली अहम बैठक कल होगी, जिसमें उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में उम्मीदवारों की सूची होगी तैयार और नामों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, बहुत अहम मीटिंग चुनावों के मद्देनजर। सूची जो तैयार की जाएगी वो संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। कल चुनाव समिति की पहली बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। बैठक में सभी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। एक लिस्ट तैयार की गई है और जो भी उम्मीदवारों के नाम हैं उस पर चर्चा कल की जाएगी। बैठक में उम्मीदवारों की जो सूची तैयार की जाएगी वो संसदीय बोर्ड को भी भेजी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा हो गई है और प्रदेश चुनाव समिति कल 4 अक्टूबर को पहला राउंड बैठ रही है। कल प्रथम बैठक है चुनाव समिति का और हमारा प्रयास होगा कि कल 3-4 घंटे के बैठक में जो हमारा सिटिंग सीट है, जो भाजपा जहां से जब भाजपा के लिए विधायक है, फर्स्ट राउंड में कल उस पर चर्चा करें और कल चर्चा करके जो है जो सूची चुनाव समिति बिहार में तय करेगी उस सूची को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दें, जिससे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उस पर अपना विचार करते हुए और अपना मुहर लगाने का काम करे। और चलिए, इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। कल बीजेपी चुनाव प्रभारी आएंगे पटना। धर्मेंद्र प्रधान कल आएंगे पटना, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी साथ में होंगे। बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे। कल बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, लिस्टिंग की जाएगी और उसी मद्देनजर कल बीजेपी चुनाव प्रभारी पटना पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान कल पटना में होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में पहुंचेंगे। बीजेपी की बैठक में ये दोनों नेता शामिल होंगे। दरअसल कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। पहली मीटिंग चुनाव समिति की होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी और संसदीय बोर्ड को वो लिस्ट भेजी जाएगी। चुनावों के मद्देनजर बहुत अहम बैठक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम पर कल चर्चा होने वाली है। और वहीं 4 अक्टूबर 2025 यानी कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचेंगे, जहां पर 250 करोड़ की मदर डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का वो शिलान्यास करेंगे। जमालपुर में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन होगा। सीएम आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और आयोजन की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और इससे क्षेत्र में रोजगार और विकास की उम्मीद भी बढ़ी है। व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बहुत फायदा होने वाला है। और नीतीश कुमार जी, हम चूंकि कई शासनों को हम लोगों ने देखा है, व्यापारियों ने, नीतीश कुमार बिहार में व्यापारियों को एक सुरक्षित माहौल दिया है व्यापार करने के लिए। और जहां पर औद्योगिक क्रांति का सवाल है उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। बहुत ही हर्ष की बात है कि
बहुत सालों बाद जमालपुर में कुछ इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है। हम सभी जमालपुर मुंगेर चैम्बर की ओर से इसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी को धन्यवाद करेंगे कि जमालपुर में भी मदर डेयरी का प्लांट लगने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जमालपुर क्षेत्र में जो प्लांट दूध का प्लांट लग रहा है, यहाँ का लोगों को कुछ रोजगार मिलेंगे, क्योंकि दूध बाहर से आएंगे। इससे हमारे शहरवासियों को हद तक फायदा है। और वहीं बिहार चुनाव से पहले राज्य में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगाए और पोस्टर में आरजेडी सरकार के जंगल राज को उजागर किया है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को आरजेडी शासन की सच्चाई जानना जरूरी है। और बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। आरजेडी को लेकर ये पोस्टर तैयार किए गए। पोस्टर के जरिए आरजेडी के जंगल राज को दिखाया गया है और इस पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि जो नई पीढ़ी है उसको ये जानना जरूरी है कि आरजेडी का शासनकाल कैसा रहा और अब नीतीश कुमार का शासनकाल कैसा है। जो बिहार के अंदर युवा वर्ग है, नए मतदाता हैं, नव मतदाता को आज से 15 साल पहले का, 20 साल पहले का जो बिहार था, उस बिहार के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके उम्र के पहले किस तरह का बिहार में जंगल राज था ये पता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार के अंदर नव मतदाता को जानकारी देने के लिए कि ये महागठबंधन के लोग का क्या संस्कार और स्वभाव रहा है, ये नए मतदाता को हम बताना चाहते हैं। और वहीं प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति के अलावा एक धूर जमीन भी अगर कोई दिखा दे तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। आरोप प्रत्यारोप करने और किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी। दलित का बेटा हूं, विरोधियों के सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। अदालत का निर्णय लंबा होता है, मैं जानता हूं कि जनता की अदालत में जा रहा हूं। 2 महीने में रिजल्ट आएगा। बेलागंज में जाकर मैंने जन सुराज को दिखाया है कि जन सुराज का वहां पर हश्र क्या है। विधानसभा चुनाव में कोई दावा कर ले, लेकिन जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है। नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हो सकता। विधायक मंत्री आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहा है। अब किसका दिखा रहे हो तो उन्होंने बताया, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। और वहीं जनसुराज ने अशोक चौधरी पर सैकड़ों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। जनसुराज ने एक बार फिर अशोक चौधरी के बहाने नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि अशोक चौधरी के आरोपों का जवाब नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, ना ही अशोक चौधरी की तरफ से, बल्कि बातों को गोलमोल नेता घुमा रहे हैं। संपत्ति के बारे में मंत्री अशोक चौधरी जी बता नहीं रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। उनको सीधा बताना चाहिए वो संपत्ति कहां से आया है। खास करके अब वो दलित के बेटा का रोना रो रहे हैं। आश्चर्य है, नीतीश कुमार जी
अपने मंत्री के जो कारनामे हैं उस पर चुप है। देखिए, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अधिकारी के घर में छापा पड़ता है तो 200-400 करोड़ तो उसके तोशक और तकिए से मिल जाता है। अशोक चौधरी जी तो मंत्री हैं भाई, पुराने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी के बड़े खास लोगों में हैं। आजकल प्रधानमंत्री जी से भी उनकी नजदीकी बढ़ गई है। अब वो 200-400 करोड़ थोड़ी घोटाला करेंगे, किया भी होगा तो हजारों हजार करोड़ चाप गए होंगे। सबका वरदहस्त है उनको तो, और उन पर बिंदुवार घोटालों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जवाब भी बिंदुवार ही आना चाहिए ना। हवाई जवाब क्यों दे रहे हैं? और देखिए, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कई बार विदेश में भारत को लेकर ऐसा बयान दे चुके हैं और भारत सरकार के खिलाफ ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर देश में सियासी महाभारत छिड़ चुका है। उनके बयान को लेकर कई बार आरोप लगते हैं कि उन्होंने विदेश में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। इस बार फिर कोलंबिया में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसको लेकर देश की सियासत गर्म हो चुकी है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने विदेशी धरती पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे देश की छवि धूमिल होती है। बीजेपी अक्सर राहुल गांधी के बयान को लेकर के उन पर हमला करती है। वहीं एक बार फिर दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे देश की सियासत का पारा हाई हो गया है। दरअसल राहुल गांधी से जब एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो राहुल गांधी ने कहा कि चीन का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। Ideas require space, and that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ना तो उनके पद की गरिमा का ख्याल है और न ही देश का। कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी को न तो संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा का ख्याल है और न ही अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का। यदि वह राष्ट्रभक्त होते तो देश उनके लिए प्रथम होता और विदेशों में जाकर वह भारत की अस्मिता के खिलाफ नहीं बोलते। वह बार बार यह साबित करते हैं कि यह देश उनका नहीं है। कोई देशभक्त ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। उनके खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जेडीयू ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी के लिए राजनीति सब कुछ है और इसके लिए वो विदेश में बैठकर भी देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने से पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने बयानों के माध्यम से साबित किया है कि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, चाहे इस बात के लिए देश की अस्मिता को भी ताक पर क्यों न रखना पड़े। हालांकि आरजेडी ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वो सिर्फ देश हित की बात करते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत होती है। ये लोग को सिर्फ मिर्ची लगती है। राहुल गांधी जो बोलते हैं सच बोलते हैं, देश हित की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान रक्षा करने की बात करते हैं और इन्हें मिर्ची लगती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2014 से पहले बीजेपी के नेता जब विदेश में भारत सरकार को घेरते थे तब उन्हें गलत नहीं लगता था। जब 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के यह कहा करते थे कि देश किस प्रकार से चल रहा है यह तो भगवान ही मालिक है, तो आज। और वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयानों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं। इस मानसिकता के लोगों को कभी देश स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी भारत को, देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं, जो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे लोगों के
पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार नहीं। और चलिए इस बीच आपके सामने पटना से बड़ी खबर रखे। बिहार के 25,000 कार्यपालक और आईटी सहायकों ने गर्दनी बाग में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने स्थायी सेवा और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कर्मचारी सालों से पंचायत से लेकर सचिवालय तक योजनाओं को डिजिटल रूप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में आचार संहिता लागू होने को लेकर उल्टी गिनती जहां शुरू हो चुकी है, वहीं राज्य भर के कार्यपालक सहायक और आईटी सहायकों ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि सभी सेवा स्थायी के साथ साथ मानदेय वृद्धि को लेकर पिछले कई साल से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। डिमांड क्या है? एक मुखिया के बहाल कर शिक्षक को आपने वेतनमान दे दिया और एक आईएएस के बहाल कार्यपालक सहायक को रोड पर छोड़ दिया। ये कहाँ का न्याय है? मैं अपने न्याय के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा यही डिमांड है कि हम लोगों का सेवा स्थायी कीजिए, हम लोग का नियमितीकरण कीजिए, हम लोगों को भी वेतनमान चाहिए, हम लोग के घर में भी बाल बच्चे हैं। हम लोगों ने 2 दिवसीय के सामूहिक अवकाश पे हैं। उसके उपरांत जो है सोमवार से जो है भूख हड़ताल पर हैं और ये भूख हड़ताल हमारी मांग पूरी होने तक के लिए चलेगी। क्या सब डिमांड है आपका? हम लोग डिमांड है कि अस्थायीकरण की बात है, उसके बाद जो है 7वें वेतन के अनुरूप जो है उसके आलोक में हम लोग का मानदेय का निर्धारण हो और हम लोगों की जो है सेवा काल में जो मृत्यु हो जाती है। सब लोग को पता है कि इलेक्शन कमीशन का जितना भी काम है सारा डिजिटल माध्यम से होता है और सारे काम में हम लोग प्रतिनियुक्त रहते हैं। उसके बावजूद भी अभी हम लोग का 2 महीने से सरकार के और बीपीएसएम से हम लोग की वार्ता चल रही है और उन लोग के द्वारा बार बार कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और ये भरोसा देके हम लोग को आंदोलन में नहीं जाने के लिए भरमाया गया। हमारी पूरी संख्या 25 से 30 हजार है पूरे बिहार में। बात करेंगे चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को धरातल पर हूबहू लागू करवाने में इन कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में पंचायत से लेकर सचिवालय तक सभी जो है लगातार ड्यूटी करते आ रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले जो इनकी लंबित मांगे हैं, खासकर मानदेय वृद्धि का हो या सेवा स्थायी करने का हो, राज्य सरकार जरूर करेगी, क्योंकि इसी उम्मीद के साथ सभी सैकड़ों की संख्या में गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।